हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पेपर को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2025 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जिसको आपको बिल्कुल देख लेना है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इस मॉडल को आप देख रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएगा। तो इस प्रश्न पत्र से आपको दो तीन चीजें हैं जो आपको जानने और सीखने को चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात जान लीजिए कि कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का प्रश्न पत्र आता है। दूसरी बात, आपके हिंदी में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आपको जानना है। और तीसरी बात, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि पूछे ही जाते हैं, उसको भी आज के इस वीडियो में ही आपको जानने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आसानी तरीके से समझने का, सीखने का प्रयास कीजिएगा। और सीधी सी बात, एक ही बात कहूंगा कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमारे पास मतलब भले ही पढ़ने का टाइम ना हो या पढ़ने का मन ना करे, फिर भी हमें पढ़ाई करना है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब दुर्गा पूजा है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेले में जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई मतलब अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि समय कम है आपके पास और पढ़ना ज़्यादा, तो पढ़ाई पर भी फोकस कर लीजिए। तो चलिए जी, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, पेपर का नाम यहाँ पे लिखना होता है, अनुक्रमांक लिखना होता है, फिर से 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र आता है, 100 नंबर का प्रश्न होता है, ये पेपर कोड होता है। बेसिक बात इतना पता होनी चाहिए और पता भी होगा, मुझे आशा है। अगला आता है निर्देशांक। 3 आपको यहाँ पे बातें आवश्यक याद रखना है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, सभी प्रश्नों को अनिवार्य है करना। और सबसे पहली बात, संपूर्ण प्रश्न जो भाग है, संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो खंड क और खंड ख में विभक्त है। मतलब क्या हुआ कि जो खंड क है इससे आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे और खंड जो ख है इससे आपको 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक क्लियर हो गया इतनी बात, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है खंड क से, और यहीं से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है समझने वाला। देखिए खंड क, अब यहाँ से हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब कौन है जो रचना है? विचार प्रवाह है, परख है, या मीठी हो गई सोना है, या साहित्य और समाज है? ये आपको बताना है जी। एक और बात मैं बता दूं कि मैं आज के इस वीडियो में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। क्या अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव तैयार किया? तो मैं 100% ये कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑब्जेक्टिव अभी तक तैयार ही नहीं किए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि तैयार किए हुए हों, परंतु लगभग स्टूडेंट तैयार ही नहीं किए हैं, अभी तक पढ़े ही नहीं हैं। तो बताइए कैसे होगा? 10 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अब फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। बताइए, इसमें तो फिक्स भी है, तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में किसी का उत्तर नहीं दूंगा, सभी प्रश्न को आप नोट डाउन कीजिएगा और इस प्रश्न पत्र का जो आंसर होगा आपको याद भी करना है, प्लस कमेंट सेक्शन में हमें आकर फिर से दोबारा सभी का क का, ख का, ग का इस तरीके से आंसर लिख कर आपको जाना है। ठीक है ना? प्रॉमिस करते हैं इतनी बात, तो आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है ना? मुझे आशा है कि जो भी स्टूडेंट अपने पढ़ाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने प्रति सीरियस होंगे, वो जरूर ऐसा कार्य करेंगे। तो चलिए जी, दूसरा आता है विचार और वितर्क के लेखक है। कौन है जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या राय कृष्ण दास जी? तो ये आपको बताना है जी। अगला हमारा तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से हरिशंकर परिसाई के निबंध संग्रह है। अब कौन सा है जी? विचार प्रवाह है, पृथ्वी पुत्र है, प्रस्तुत प्रश्न है, या तब की बात और थी? तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, इसको आपने देख लिया। चलिए जी, सभी को आप नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिएगा।
ठीक है ना। चलिए चौथा हमारा आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनीय की रचना विधि है, एकाकी है, नाटक है, या जीवनी है, या उपन्यास है। बताना है जी कमेंट में। क्या भूलूं और क्या याद करूं रचना विधि है, किसका है, संस्मरण है, आत्मकथा है, डायरी है, यात्रा वृत्ति है, यह आपको बताना है। देखिए अभी तक हमने क्या जाना, 5 नंबर के एक प्रश्न, एक नंबर के 5 क्वेश्चन जाना, 5 नंबर का हमने जान लिया। ये कहाँ से जाना है, गद्य के हमने 5 क्वेश्चन को जाना है। तो गद्य के 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको अभी हमने जान लिया। अब इसी प्रकार पद्य से भी 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला हमने देख लिया, अब दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधि की रचना है। अब किस विधि की, साहित्य जीवनी साहित्य है, डायरी है, कहानी है, या आत्मकथा है, बताना है आपको। अगला आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान है। अब वो कौन है, डॉक्टर ग्रियर्सन है, या गारसा दत्तासी हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला आता है हमारा निम्नलिखित में से हिंदी प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आदिकाल है, रीतिकाल है, पद्मावत है, या प्रिय प्रवास है। 3 आपने जान लिया ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सभी का उत्तर देना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सभी को आपको उत्तर देना है, ये आपका कर्तव्य है और कर्म भी है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है, चौपाई की, कुंडली की, या दोहा की, या सवेदा की। ठीक है ना, ये आपको बताना है। अगला आता है सुमित्रानंद पंत की ज्ञान पीड़ित पुरस्कार किस रचना पर मिली थी। किस रचना पर मिली थी ज्ञान पीड़ित पुरस्कार सुमित्रानंद पंत जी को, लोकयान्ता पर, या काला और बूढ़ा चांद पर, या युग्यांत पर, या चिदम्बरी पर मिला था। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। तो ये आपको ऑप्शन में आपको बताना है जी। तो 5 हमने पद्य से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लिया, 5 गद्य से जाना, 5 हमने पद्य से जाना, मतलब टोटल 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है जी, तैयार कर लेंगे ना। चलिए ऑब्जेक्टिव खासकर मैं कह रहा हूं आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए, अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। और ये एक टॉपिक, कोई आपका टॉपिक होगा, 10-10 नंबर एक टॉपिक को अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक इस प्रकार गद्यांश आपको देगा और उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन का उत्तर इसी गद्यांश का एक पैराग्राफ है, इसी में से ढूंढकर लिखना होता है, जिसको हमने सॉल्व भी करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक हमने हिंदी में जो भी कराया है वो सब वीडियो मिल जाएंगे। सीक्वेंस वाइज आप एक बार बस देख लीजिएगा, मेरे कहने से आप एक बार देख लेंगे सब कुछ ना, तो आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासीय जन नई उठान लहरों को आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का सतत बाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो एक पैराग्राफ दे दिया, इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देगा, उसका उत्तर लिखना है। जैसे कैसे देगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह दिया कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है, इतना ही लिख देंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, जन का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है, बात खत्म। दूसरा कह रहा है कि पाठ्य के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। बताइए पाठ्य का शीर्षक कौन है। देखिए जन आ रहा है, सहस्त्रों वर्षों आ रहा है, भूमि आ रहा है, राष्ट्रीय आ रहा है, इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप से ये लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है, इतना तो बेसिक है यार, इतना तो याद आपको होना ही चाहिए।
आप सभी को मैं अपना दोस्त या छोटा भाई मानता हूँ, तो इतना तो मैं कहूँगा कि चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम या कवि का नाम आपको याद होना ही चाहिए, यदि आप हिंदी की क्लास 12th में अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना कर लीजिएगा। मैं यही कहूँगा, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बेसिक बात है, इतना पता है, तो आप लिख सकते हैं कि पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला क्या? रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो ये किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? यहाँ पे कह रहा है ना कि 700 वर्षों से भूमि के राष्ट्रीय जन का तादात्म्य स्थापित, मतलब तादात्म्य प्राप्त किया है। तो सब इसी में से है, इसको हमने करा भी दिया है। आप एक बार हिंदी के लिंक पे क्लिक करके स्टडी कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा, मिल जाएंगे। स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं, ये आपको 10 नंबर दिलाएगा। कौन भैया? ये जो पद्यांश को सॉल्व करेंगे 10 नंबर में पूछा जाता है, तो 10 नंबर आपको इससे, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 नंबर हो गए ना। चलिए जी, अच्छा इसके अथवा में कहता है या तो वो कर लीजिए, या तो आप फिर से एक पैराग्राफ देगा अलग किसी चैप्टर का, और उसके नीचे फिर से आपको 5 इस प्रकार क्वेश्चन देगा, और इसका उत्तर आपको इसमें से ढूंढकर लिखना है। तो या तो वो कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, 10 नंबर मिलेंगे। समझ के बाद चलिए जी, अब फिर से हमारा चौथा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। वो तो गद्यांश था, ये अब आ गया पद्यांश। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए, एक पद्यांश इस प्रकार आपको दे देगा, मैं स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ केवल आपको। देखिए इस प्रकार यहाँ तक आपका पद्यांश है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पद्यांश है, और इस पद्यांश के नीचे आपको देखिए 5 आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पाँचों का उत्तर आपको इसी में से लिखना है। तो महत्वपूर्ण जो पद्यांश होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी का आप सीख लीजिएगा। ये आपको कितना नंबर दिलाएगा जी, मैं आपको बताना भूल गया, 10 नंबर ये दिलाएगा पद्यांश, 10 नंबर गद्यांश से दिलाएगा, और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से। 30 नंबर तक अभी तक हमने जान लिया ना। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, 30 नंबर हमने जान लिया। देखिए ये फिक्स टॉपिक है, पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना, ये तो फिक्स टॉपिक है। पांचवा आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का लेखक का पूछता है जी, और 5 नंबर का कवि का पूछता है, मतलब 10 नंबर ये साहित्यिक जीवन परिचय से मिलेंगे। अब कौन कौन से लेखक में इंपॉर्टेंट है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये 3 तो फिक्स है, आपको तैयार करना है। चौथा एक अगर याद करना चाहें तो APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी का भी आप तैयार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जी, ठीक है ना। तो ये आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ से मैं आपको और बता दूं कि यहाँ से मैं इनका बता दूं कि कवि में आपको कौन कौन सा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिल शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों का आपको तैयार कर लेंगे, इनमें से आपको मिल जाएंगे जी, ठीक है ना। बेसिक बात है, इंट्रोडक्शन आपको हमने दे दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लाठी की कहानी का कथा वस्तु का सारांश लिखना है, अधिकतम 80 शब्दों में, मतलब एक जो आगे वाला पेज होता है, एक पेज आप लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला आता है अथवा में, या तो लाठी पर कहानी लिखिए या ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य लिखिए। 5 नंबर इससे मिलेंगे जी। मैं अभी बता दूं, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर गद्यांश से, 10 नंबर पद्यांश से, और 10 नंबर आपको जो जीवन परिचय से, और 5 नंबर कहानी से। 45 नंबर, 10 10 10 10 40 और 5 45 नंबर मिल गए ना, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, लाठी एक कहानी है याद करने वाला, एक आपको ध्रुव यात्रा है, 2 और आप याद रखेंगे, बहादुर, और दूसरा होता है पंचलाइट। ये फेमस, ये दोनों फेमस हैं, जो कहानी आपको याद रखना है। ये दोनों याद करने के बाद आपको लाठी और बहादुर याद करना है, ठीक है ना। पहले इन दोनों को याद करना है, उसके बाद ये दोनों, और दोनों में से कोई भी आपको इनमें से एक आएगा लिख देना है, ठीक है ना। 5 नंबर मिल जाएंगे। अंतिम हमारा खंड क के अंतिम हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है ये जी, देख लीजिए कि खंड काव्य के आधारित एक खंड पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
मतलब खंड काव्य आता है अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे सभी आपको दिखाई दे रहा है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है। तो प्रत्येक जिले के लिए खंड काव्य अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा, आपको पता करना है कि आपका खंड काव्य आपके जो जिला है वहाँ पे कौन सा चलता है। जैसे मैं देवरिया, यूपी देवरिया से हूँ, तो देवरिया में कौन सा चलता है, रश्मि रथी चलता है। कौन जी, रश्मि रथी, जो महाभारत पर बेस्ड है और कर्ण का चित्रण ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट देवरिया से हैं उनको तो कंफर्म पता चल गया, ठीक है ना। बाहरी जो भी स्टूडेंट हैं उनसे कहूँगा कि आप अपने टीचर, ऑफलाइनिंग में जो टीचर हैं, या आप जाएंगे स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ पे जो आपके मिलेंगे स्कूल से, तो उनसे आप ज़रूर अपने पूछ लेंगे कि खंड काव्य कौन से पूछे जाते हैं। यदि वहाँ पे भी नहीं पता चले तो जो आपसे पढ़ने में तेज स्टूडेंट है, थोड़ा लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, उनसे पूछिए। पूछने से कोई भी झुकना या गलत बात नहीं है, पूछ सकते हैं आप। या जो पेपर दे चुके हैं, आपके भैया हों या आपके सिस्टर हों, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप समझ गए होंगे। मैं समझता हूँ ना कि कभी कभी नहीं पता होता है बहुत सारे स्टूडेंटों को, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगला देखिए, अब हमारे यहाँ से खंड ख स्टार्ट हो रहा है 8वां से। अब ये जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा ये 7 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब वो कौन सा है, सबसे पहले दिए गए जो संस्कृत गद्यांश पर आधारित, पहले तो आपको संदर्भ लिखना है और उसके साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी करना है। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसका या तो संदर्भ करके अनुवाद कीजिए, या इसके नीचे एक पैराग्राफ दिया है, मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर दे रहा हूँ। या आपको इसका, या तो आप इसका हिंदी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसका अनुवाद कीजिए। कोई किसी भी एक का आपको करना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्यश्च भाषा भारवी भूतस्यो महाकाव्य स्वकिन्यो ग्रंथ रत्ने यादापि पाठ्यकामी हृदय विराजयन्ते इम भाषा अस्माभि मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत मातु स्वतंत्र गौरवम अखंडत्व संस्कृत के मच्व संस्कृत नेव संरक्षितु शक्यन्ते इन संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठम चाष्टि। देखिए, थोड़ा सा अगर पढ़ने में मिस्टेक हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मैं एक ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत मतलब यहाँ पे कठिन कठिन शब्द भी दिए गए हैं, तो थोड़ा सा स्लो में पढ़ता तो सही से पढ़ लेता। अगर थोड़ी सी मिस्टेक अगर हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं कि मैं स्पष्ट रूप से आपसे पढ़ कर सकूँ, ठीक है। आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट, मतलब सभी तो मेरे ही साथ के हैं ना, मुझे लगता है कि सभी मेरे ही लेवल या जो भी उम्र के होंगे, तो आप समझ सकते हैं ना, बात को समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ कि जो आपको स्टडी करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल हूँ, आप ही के जैसा हूँ, ठीक है। बस मुझे जितना आता है मैं आपको चाहता हूँ कि उतना प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये बातें हैं जी। तो ये आपने समझ लिया ना। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे संस्कृत साहित्य आदि कवि, मतलब जो संस्कृत साहित्य है उसके आदि कवि जैसे वाल्मीकि जी हैं, महर्षि व्यास है, कवि कुलगुरु है, कालिदास हैं, अन्य और भी भाषा भारवी, जो भाषा भारवी है, भवभूतस्य महाकवि स्वकिन्य ग्रंथे यदापि पाठ्यकामी हृदय विराजयन्ति। मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाल्मीकि है, महर्षि व्यास है, कवि कुलगुरु है, कालिदास है, इन्होंने जो भी ग्रंथों की रचनाएं की हैं वो सभी जो इनके पढ़ने वाले शिष्य हैं उनके हृदय में पाठ्यकामी हृदय विराजयन्ति, जो इनके पढ़ने वाले शिष्य हैं उनके हृदय में विराजमान है। तो ये सब कुछ है। जब मैं इस पर तो वीडियो बना दिया हूँ, फिर भी मैं बताऊंगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा जी, ठीक है ना। अभी उसका मतलब समय अभी नहीं आया है, अभी मैं ये तो करा नहीं रहा हूँ, तो ये 7 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इतनी बेसिक बात जान गए। चलिए अब देखिए यहाँ से फिर से क तो हमने देख लिया जी। अब हम देख लेते हैं ख भी जो है, सॉरी, ख जो है ना ये भी 7 नंबर में ही पूछेगा। ये क्या है, दिए गए श्लोकों के किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ये एक श्लोक दे दिया है, इसके नीचे एक श्लोक दिया है, और दोनों में से अथवा यहाँ पे दे दिया है,
दोनों में से कोई एक का आपको संदर्भ लिखना है, अनुवाद कर देना है, 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है। अगला आता है फिर से यहाँ पे निम्नलिखित लोककृतियों और मुहावरों का एक अर्थ सहित लिखवाकर उपयोग कीजिए। मतलब सिंपल सा, आपको सबसे पहली बात मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ना, कि कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कि अंजलि को पेन न देने पर वो रूठ गई, या वो उसने मुंह फुला लिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार मतलब कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि जो प्रदीप ने मान लेते हैं प्रदीप ने कुछ पैसे मांगे, तो जो रमेश है उसने मुंह फुला लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फुलाने का मतलब रूठ जाना। तो इस तरीके से प्रयोग आप कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना, इसका कोई वो नहीं है। हाथ पीले करने का मतलब क्या है? अरे भैया शादी हो जाना, विवाह हो जाना, उसी में ना हाथ पीला होता है। काला दाल में काला होना मतलब क्या है? कि कुछ गड़बड़ होना, कुछ गलतियां होना, यही ना है। अगला आता है सावन भरे ना भादो सूखे। सावन हरे ना भादो सूखे मतलब सावन में ना हरा होता है ना भादों में सूखता है। मतलब प्रत्येक स्थिति में वैसा ही रहता है, हमेशा एक ही स्थिति में रहेगा, वही ना होगा जी। तो ये बातें हैं। ठीक है, मैं जब मुहावरे आपको कराऊंगा ना एक पर्सनली वीडियो में, तो इस पर पूरे पे डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ना समझ में आए तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं समझा तो रहा ही नहीं हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ। जो पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा आ जाए। अपठित गद्यांश 5 नंबर में ये पूछा जाता है जी। जैसे एक यहाँ पे पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 3 यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, इन तीनों का उत्तर इसी में से लिखना होगा। ठीक है ना, तो ये हम कराएंगे अपठित गद्यांश, तो इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शब्द युग्म आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। देखिए वसन अव्यसन, वसन अव्यसन का मतलब क्या होता है, ये आपको इन चारों में से चुनकर आपको बताना है। अगला आता है अन्य और अन्य में क्या होता है, इन चारों में से चुनने कर लिखना है। अब सिंपल सी बात है, अन्य और अन्य, इसका अन्य का मतलब तो दूसरा होता है, तो दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अन्य मतलब इसका मतलब अनाज होता है, तो यही ना ऑप्शन होगा जी। तो इस तरीके से चुनकर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला आता है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का सही अर्थ बताइए। तो बताइए जी, चपला मतलब क्या होता है, जीवन मतलब क्या होता है, और शिव मतलब क्या होता है। देखिए चपला का तो मुझे नहीं पता, जीवन मतलब क्या होता है, प्राण धारक हम कह सकते हैं। ठीक है ना, प्राण धारक कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं। जीवन मतलब जीव हम कह सकते हैं, प्राण धारक कह सकते हैं। शिव मतलब शिव मतलब हम शंकर कह सकते हैं, महाकाल कह सकते हैं, शंभु कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत कुछ कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ये बातें सब हम कराएंगे जी। अगला कह निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का सही अर्थ चुनकर आपको बताना है। मतलब जो शिक्षा देता है वो क्या होगा, शिक्षक ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है, आप इन चारों में से आपको बताना है। तो इस तरीके से 2 नंबर का आपको पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ ही रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों का सही मतलब शुद्ध करना है। जैसे मैं भोजन कर लिया हूँ, तो कर लिया हूँ ये थोड़ी ना होगा, मैं भोजन कर लिया हूँ ये होगा। तो सही में आपको बनाकर इसको लिखना होगा। ठीक है ना, 2 को ही बनाना है, 4 आपको दिए हैं, 2 का आपको सही करना है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा 12 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हास्य रस और श्रृंगार रस के लक्षण और उदाहरण दीजिए। 2 नंबर रस से मिलते हैं, 2 नंबर आपको अलंकार से, और 2 नंबर आपको छंद से मिलते हैं जी। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हास्य रस और श्रृंगार रस, इन दोनों में से किसी एक का परिभाषा उत्तर लिखना है। फिर से यमक अलंकार और रूपक अलंकार में से किसी एक का प्रश्न और उत्तर लिखना है। और दोहा छंद या सोठा छंद में से किसी एक का ही परिभाषा उदाहरण देना है। ये सब रस छंद अलंकार पे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी के लिंक पे क्लिक करेंगे, मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे आप लिख लीजिएगा रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना करके सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। सब कुछ हमने कराया हुआ है।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए कि देखिए अगला हमारा आता है ये 6 नंबर का, वो क्या है, पत्र लेखन, कि गांव या शहर की सफाई हेतु अधिकारी के पास पत्र लिखना है, या अथवा में यहाँ पे फिर से दे दिया है कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र। ये हमने पत्र पर भी करा दिया है वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अंतिम जो हमारा आता है वो है निबंध। निबंध यहाँ पे 6 टॉपिक हैं जिस पर आपको लिखना है। मैं एक बार बता दूं, पहला है पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन का प्रभाव, मतलब पर्यावरण प्रदूषण, हानि और लाभ, इस पर पूरी एक्सप्लेन आप कर देंगे, मिल जाएंगे नंबर। बेरोजगारी समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, महिला सशक्तिकरण और समाज के विकासों का प्रभाव, भारतीय किसानों की समस्या और समाधान, नई शिक्षा प्रणाली पर व्यवस्था का कंप्यूटर की उपयोगिता। तो ये है जी, इन सभी पर आपको बताना है। इन सभी में से किसी एक पर ही आपको 200 शब्दों में आपको केवल एक्सप्लेन कर देंगे, आपका जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमने प्रश्न पत्र आपको इस वीडियो में दिखाया है और बताया है, ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। और मैं स्पष्ट रूप से अभी कह देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो प्रश्न पत्र है ना, ये मॉडल पेपर है, इसको मैंने बनाया है अपने अनुसार। मुझे लगता है कि इस प्रश्न पत्र को जो स्टूडेंट तैयार कर लेते हैं उनके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और एक अच्छा नंबर वो स्कोर करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इस चैनल को हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना तो कर ही सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। बेनिफिशियल है, जो भी इंपॉर्टेंट आवश्यक सूचनाएं होंगी बोर्ड एग्जाम के लिए, PDF नोट्स होंगे फ्री में, जो भी प्रोवाइड करने वाले होंगे सब वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं। चलिए जी, अंत में मैं यही कहूँगा, हिंदी के लिंक पे आप जाइए, क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।